अमेरिका और बाकी अमीर देशों की नाक तले हिंदुस्तान ने कैसे किया था अपना पहला एटमी परीक्षण। आज द ग्रेट इंडियन इंडिपेंडेंस स्टोरी में कहानी भारत के एटॉमिक पावर बनने की, कहानी उस परीक्षण की जिसको देखकर कहा गया था जैसे भगवान कृष्ण ने उंगलियों पर पहाड़ उठा लिया। अभिवादन स्वीकार कीजिए मंजीत ठाकुर का। आइए आपको लिए चलते हैं आज से लगभग 50 साल पहले। 18 मई 1974 की सुबह आकाशवाणी के दिल्ली स्टेशन पर बॉबी फिल्म का वो मशहूर गाना बज रहा था, हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए। ठीक 9 बजे गाने को बीच में ही रोककर उद्घोषणा हुई, कृपया एक महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा करें। कुछ सेकंड बाद रेडियो पर उद्घोषक के स्वर गूंजे, आज सुबह 8:05 पर भारत ने पश्चिमी भारत के एक अज्ञात स्थान पर शांतिपूर्ण कार्यों के लिए एक भूमिगत परमाणु परीक्षण किया है। इसके एक दिन पहले लंदन में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव पीएन हक्सर बार बार भारतीय उच्चायुक्त बीके नेहरू से सवाल कर रहे थे। दिल्ली से कोई खबर आई, जैसे ही भारत के परमाणु परीक्षण की खबर मिली, नेहरू ने हक्सर के चेहरे पर आई राहत के भाव को साफ पढ़ा और वो समझ गए कि हक्सर क्यों बार बार दिल्ली से आने वाली खबर के बारे में पूछ रहे थे। इसके 5 दिन पहले 13 मई को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी सेठना की देखरेख में भारत के परमाणु वैज्ञानिकों ने परमाणु डिवाइस को असेंबल करना शुरू किया था। 14 मई की रात डिवाइस को अंग्रेजी अक्षर एल की शक्ल में बने शाफ्ट में पहुंचा दिया गया था। अगले दिन सेठना ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। इंदिरा गांधी से उनकी मुलाकात पहले से तय थी। सेठना ने कहा कि हमने डिवाइस को शाफ्ट में पहुंचा दिया है, अब आप मुझसे ये मत कहिएगा कि इसे बाहर निकालो, क्योंकि ऐसा करना अब संभव नहीं है। अब आप हमें आगे जाने से नहीं रोक सकती। इंदिरा का जवाब था, गो अहेड, क्या तुम्हें डर लग रहा है? सेठना बोले, बिल्कुल नहीं, मैं बस ये बताना चाह रहा था कि अब यहाँ से पीछे नहीं मुड़ा जा सकता। अगले दिन इंदिरा गांधी की मंजूरी लेकर सेठना पोखरण वापस पहुंचे। उन्होंने पूरी टीम को जमा किया और सवाल किया कि अगर ये परीक्षण असफल हो जाता है तो किसका सिर काटा जाना चाहिए। बम के डिजाइनर राजगोपाल चिदम्बरम ने छूटते ही जवाब दिया, मेरा। टीम के उपनेता पीके आयंगर भी बोले कि किसी का सिर काटने की जरूरत नहीं है, अगर ये नाकाम होता है तो इसका मतलब है कि भौतिकी के सिद्धांत सही नहीं है। इस वाकये का जिक्र डॉक्टर राजा रमन्ना ने अपनी किताब ईयर्स ऑफ पिलग्रिमेज में किया है। बहरहाल 18 मई की सुबह पोखरण के रेगिस्तान में गर्मी कुछ ज्यादा ही थी। विस्फोट को देखने के लिए वहां से 5 किलोमीटर दूर एक मचान जैसा बनाया गया था। वहां पर होमी सेठना, राजा रमन्ना, उस समय के थल सेनाध्यक्ष जनरल बेबूर, डीआरडीओ के तत्कालीन अध्यक्ष बीडी नाग चौधरी, टीम के उपनेता पीके आयंगर और लेफ्टिनेंट कर्नल पीपी सबरवाल मौजूद थे। नाग चौधरी के गले में कैमरा लटक रहा था और वो लगातार तस्वीरें खींच रहे थे। चिदम्बरम और एक दूसरे डिजाइनर सत्येंद्र कुमार सिक्का कंट्रोल रूम के पास एक दूसरे मचान पर थे। श्रीनिवासन और इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेशन टीम के प्रमुख प्रणब दस्तीदार कंट्रोल रूम के अंदर थे। परीक्षण के लिए सुबह 8 बजे का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन इसके 1 घंटे पहले अंतिम जांच करने गए वैज्ञानिक वीरेंद्र सिंह सेठी की जीप परीक्षण स्थल पर स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। समय निकलता जा रहा था। आखिरकार सेठी ने जीप वहीं छोड़ी और 2 किलोमीटर पैदल चलकर कंट्रोल रूम पहुंचे। सेठना ने वहां मौजूद थल सेनाध्यक्ष जनरल बेबूर से पूछा कि जीप का क्या किया जाए, जो परीक्षण स्थल के बिल्कुल पास खड़ी थी। जनरल बेबूर का जवाब था, ओह, यू कैन ब्लो द डैम थिंग अप। ऐसा करने की हालांकि नौबत नहीं आई, क्योंकि इस बीच भारतीय सेना के जवान एक जीप को लेकर वहां पहुंच गए और खराब जीप को टो करके सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। लेकिन इस चक्कर में परीक्षण का समय 5 मिनट और आगे बढ़ा दिया गया। आखिरकार मचान के पास मौजूद लाउडस्पीकर से उल्टी गिनती शुरू हुई। सेठना और रमन्ना ने ट्रिगर दबाने का गौरव प्रणब दस्तीदार को दिया। जैसे ही 5 की गिनती हुई, प्रणब ने हाई वोल्टेज स्विच को ऑन किया। दस्तीदार के पैरों से जमीन निकल गई जब उन्होंने अपनी बाईं तरफ लगे इलेक्ट्रिसिटी मीटर को देखा। मीटर दिखा रहा था कि निर्धारित मात्रा का सिर्फ 10% वोल्टेज ही परमाणु डिवाइस तक पहुंच पा रहा था। उनके सहायकों ने भी ये देखा। वो घबराहट में चिल्लाए, शैल वी स्टॉप?
हड़बड़ी में गिनती भी बंद हो गई। लेकिन दस्तीदार का अनुभव बता रहा था कि शाफ्ट के अंदर अधिक ह्यूमिडिटी की वजह से गलत रीडिंग आ रही है। वो चिल्लाए, नो, वी विल प्रोसीड। जॉर्ज परकोविच अपनी किताब इंडियाज न्यूक्लियर बॉम्ब में लिखते हैं कि 8:05 पर दस्तीदार ने लाल बटन को दबाया। उधर मचान पर मौजूद सेठना और रमन्ना ने जब सुना कि गिनती बंद हो गई है तो उन्होंने समझा कि विस्फोट को रोक दिया गया है। डॉक्टर रमन्ना ईयर्स ऑफ पिलग्रिमेज में लिखते हैं कि उनके साथी वेंकटेशन ने, जो इस दौरान लगातार विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे थे, अपना जाप रोक दिया था और सभी अब सोच ही रहे थे कि उनकी सारी मेहनत बेकार गई है कि अचानक धरती से रेत का एक पहाड़ जैसा उठा और लगभग 1 मिनट तक हवा में रहने के बाद गिरने लगा। बाद में पीके आयंगर ने लिखा, वो गजब का दृश्य था। अचानक मुझे वो सभी पौराणिक कथाएं सच लगने लगी जिसमें कहा गया था कि कृष्ण ने एक बार पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। उनकी बगल में बैठे सिस्टम इंटीग्रेशन टीम के प्रमुख जितेंद्र सोनी को लगा कि जैसे उनके सामने रेत की कुतुब मीनार खड़ी हो गई हो। तभी सभी ने महसूस किया कि मानो एक जबरदस्त भूचाल आया हो। सेठना को भी लगा कि जैसे धरती बुरी तरह से हिल रही है, लेकिन उन्होंने सोचा कि विस्फोट की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, या उन्हें ही सुनाई नहीं पड़ रहा। लेकिन 1 सेकेंड के बाद विस्फोट की दबी हुई आवाज़ सुनाई पड़ी। चिदम्बरम, सिक्का और उनकी टीम ने एक दूसरे को गले लगाना शुरू कर दिया। चिदम्बरम ने बाद में लिखा, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्षण था। जोश में सिक्का मचान से नीचे कूद पड़े और उनके टखने में मोच आ गई। कंट्रोल रूम में मौजूद श्रीनिवासन को लगा जैसे वो ज्वार भाटे वाले समुद्र में एक छोटी सी नाव में सवार हों जो बुरी तरह से डगमगा रही हो। रमन्ना ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैंने अपने सामने रेत के पहाड़ को ऊपर जाते हुए देखा, मानो हनुमान ने उसे उठा लिया हो। लेकिन वो इस उत्तेजना में भूल गए कि थोड़ी देर में धरती कांपने वाली है। उन्होंने तुरंत ही मचान से नीचे उतरना शुरू कर दिया। जैसे ही धरती हिली, मचान से उतर रहे रमन्ना अपना संतुलन नहीं बरकरार रख पाए और वो भी ज़मीन पर आ गिरे। ये एक दिलचस्प इत्तेफाक था कि भारत के परमाणु बम का जनक इस महान उपलब्धि के मौके पर पोखरण की चिलचिलाती गर्म रेत पर औंधे मुंह गिरा पड़ा था। अब अगली समस्या थी कि इस खबर को दिल्ली इंदिरा गांधी तक कैसे पहुंचाया जाए। सिर्फ इसी मकसद से सेना ने वहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए खास हॉटलाइन की व्यवस्था की थी। पसीने में नहाए सेठना का कई प्रयासों के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क स्थापित हुआ। दूसरे छोर पर प्रधानमंत्री के निजी सचिव पीएन धर थे। सेठना बोले, धर साहब, एवरीथिंग हैज़ गॉन, और तभी लाइन डेड हो गई। सेठना ने समझा कि धर को लगा होगा कि परीक्षण फेल हो गया है। उन्होंने सेना की जीप उठाई और लेफ्टिनेंट कर्नल पीपी सबरवाल के साथ बदहवासों की तरह ड्राइव करते हुए पोखरण गांव पहुंचे, जहां सेना का एक टेलीफोन एक्सचेंज था। वहां पहुंचकर सेठना ने अपना माथा पीट लिया जब उन्होंने पाया कि वो धर का डायरेक्ट नंबर भूल आए हैं। यहाँ सबरवाल उनकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने अपनी सारी अफसरी अपनी आवाज़ में उड़ेलते हुए टेलीफोन ऑपरेटर्स कहा, गेट मी द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ऑपरेटर पर उनके इस आदेश का कोई असर नहीं हुआ। उसने ठेठ हिंदी में पूछा, आप हैं कौन? काफ़ी मशक्क़त और हील हुज्जत के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क हुआ। बहुत ख़राब लाइन पर लगभग चीखते हुए सेठना ने वो मशहूर कोडवर्ड कहा, बुद्धा इज स्माइलिंग। उस घटना के 29 वर्षों बाद तक पीएन धर ने ये बात किसी को नहीं बताई कि सेठना के ये सारे प्रयास बेकार साबित हुए, क्योंकि 10 मिनट पहले ही थल सेना अध्यक्ष जनरल बेबूर का फ़ोन उन तक पहुंच चुका था। धर उनसे सीधा सवाल नहीं कर सकते थे क्योंकि टेलीफोन लाइन पर बातचीत सुनी जा सकती थी। धर ने उनसे पूछा था, क्या हाल है? बेबूर का जवाब था, सब आनंद है। धर को उस समय लग गया कि भारत का परमाणु परीक्षण सफल रहा है। उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री निवास का रुख किया। उस समय इंदिरा गांधी अपने लॉन में आम लोगों से मिल रही थी। जब उन्होंने धर को आते देखा तो वो लोगों से बात करना बंद कर उनकी तरफ दौड़ी। उखड़ी हुई सांसों के बीच उन्होंने पीएन धर से पूछा, क्या हो गया? धर का जवाब था, सब ठीक है मैडम। धर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मुझे अभी भी याद है कि ये सुनते ही इंदिरा गांधी की बाँछें खिल गई थी। एक जीत की मुस्कान को उनके चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता था। भारत ने इस परमाणु परीक्षण के जरिए दुनिया भर में अपनी तकनीकी बढ़त के साथ ही जीत के जज्बे, जुनून और आगे बढ़ने की जिद के बारे में बता दिया था।
और ये भी किसी भी ताकत के आगे पूरे हिंदुस्तान ने बस एक ही बात कही थी, नेशन फर्स्ट।